हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव आज पॉलिटी की 6वीं क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप सब? गर्मी का खूब आनंद आप लोग उठा रहे हैं। अब तो कहीं कहीं हल्की फुहारें भी पड़ने लगी हैं। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके बताइए। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं? आशा है आपको हमारी सभी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आज हम पॉलिटी की क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट 1833 का एक्ट और 1853 का एक्ट पढ़ाने चल रहे हैं। 1833 के एक्ट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही यह एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है क्योंकि इस एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल आ जाता है। इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसी एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल शुरू हो जाएगा। आइए अब हम आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए ताकि इसका लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट 1813 में आपको मैंने बताया था कि फिर कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब 1833 के बाद फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा 1853 तक। लेकिन 1853 के बाद कंपनी के कार्य को 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इस तरह की बात सामने आती है। धीरे धीरे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कंपनी से उनके अधिकार को छीनकर अपने अधिकार को अपने अंडर में सब कुछ करने जा रही है। धीरे धीरे जो कंपनी का व्यापारिक कार्य था उससे उसे हटाकर राजनीतिक कार्य में उसे भी लगाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही अब जो कंपनी का उद्देश्य है वो धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। आइए देखिए 1833 में क्या होता है। सबसे पहले तो एक केंद्रीयकृत शासन की शुरुआत होती है। केंद्रीयकृत व्यवस्था की शुरुआत होती है। क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हमने आपको बताया था कि 2 गवर्नर और 1 गवर्नर जनरल। अब आपने 1813 में उससे पहले आपने क्या देखा कि धीरे धीरे गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ाया जाता है और गवर्नर के पावर को घटाया जाता है। अब यहीं पे जो गवर्नर जनरल है वो बंगाल के गवर्नर जनरल से लेकर भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द इम्पॉर्टेंट है कि जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान दीजिएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। जिस समय ये 1833 का एक्ट उस समय आया जब लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों एक ही व्यक्ति होंगे और दोनों होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और ये भी पूछा गया है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। दोनों का उत्तर एक ही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए क्या हुआ इसमें। भारत का गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद को पूरे भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब इसके पहले हमने आपको बताया ही था, क्या बताया था कि यहाँ पे एक मुंबई में गवर्नर था, एक मद्रास में गवर्नर था और बंगाल में गवर्नर जनरल था। तो अब इन दोनों के अधिकार को समाप्त कर दिए गए। प्रांतीय गवर्नर जो थे इनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसको अधिकार दे दिया गया? गवर्नर जनरल प्लस इसकी परिषद को यह अधिकार हो गया कि अब ये पूरी भारत के लिए विधि बनाएगी। अब इतना ध्यान दीजिए, प्रांतीय गवर्नर की विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है कि पहले इस परिषद में कितने सदस्य थे, फिर कितने सदस्य हुए। तो पहले आपको पता है जब हम
आपको 1773 बताए थे, तो आपने बताया था कि परिषद में 4 सदस्य थे। फिर आपने देखा कि इन्हें घटाकर 3 कर दिया गया। तो अब भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में 3 की जगह 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्य होंगे, लेकिन ये उस तरह से नहीं होंगे जैसे 1773 में थे, बल्कि इसमें जो चौथा सदस्य होगा वो विधिवेत्ता होगा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि विधि बनाने के लिए एक मेंबर की नियुक्ति हुई, एक सदस्य की नियुक्ति हुई, वो किस एक्ट के द्वारा की गई थी। तो 3 सदस्य जो परमानेंट है वो 3 सदस्य ही हैं। जो चौथा सदस्य आएगा वो अब क्या होगा, एक विधिवेत्ता होगा। अब पहला किसे बनाया गया, पहला विधि सदस्य बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। ये बहुत बार पूछा गया है, पहला विधि सदस्य किसे बनाया गया, तो पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। पहला विधि सदस्य किसे बनाया गया, तो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। अब इसे क्या पावर दिए गए, तो जो चौथा सदस्य होगा विधि परिषद का, यानी जो विधिवेत्ता होगा, वो परिषद का पूर्ण सदस्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे मत देने का अधिकार नहीं है। हालांकि 1853 में ये पूर्ण सदस्य हो जाएगा, तब इसे मत देने का भी अधिकार हो जाएगा, लेकिन अभी इसे मत देने का अधिकार नहीं है। अब आपसे एक प्रश्न है कि भारत में ऐसा कौन सा अधिकारी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि कौन है वो। अब गवर्नर जनरल परिषद की बनाई विधि अधिनियम कहलाएगी। अब इतना याद रहे, अधिनियम कौन पास करता है, अधिनियम संसद बनाती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी। तो अब जो गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य प्लस एक विधि सदस्य, हालांकि विधि सदस्य को भी पावर नहीं है वोट देने का, यही जो विधि बनाएगी, यही जो नियम बनाएगी, वो नियम अब क्या हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा। यानी अब ये एक पार्लियामेंट की तरह व्यवहार करेगी, क्योंकि आपको पता है कोई एक्ट कब पारित होता है, जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है। तो अब ये जो है वो एक अधिनियम की तरह कार्य करेगी। अब ये प्रश्न बन सकता है कि किस एक्ट के द्वारा जो परिषद है उसके विधि बनाने को अधिनियम कहते हैं। तो कौन सा एक्ट हो जाएगा, 1833 का हो जाएगा। कंपनी का अधिकार पूर्णता समाप्त कर दिया गया। जब कंपनी का अधिकार पूर्णता समाप्त कर दिया गया यहाँ से, अब देखिए कंपनी को भी नहीं समाप्त किया जा रहा है, अभी कंपनी के पूर्ण अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। अब ये कंपनी कहाँ से कहाँ तक बन गई, कंपनी का व्यापार कब से कब तक हुआ, 1600 से लेकर 1833 तक। जब 1600 में आई तब से लेकर 1833 तक ये व्यापार का कार्य करती रही। लेकिन अब कंपनी को पूर्णतः एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पावर कंपनी को दे दिया गया, उसके व्यापार के कार्य को समाप्त कर दिया गया। यानी इस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी पर अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया। अब देखिए सिविल सेवा में खुली भर्ती, याद रहे 1833 के एक्ट के द्वारा खुली भर्ती का प्रावधान तो किया गया था, लेकिन ये प्रावधान सफल नहीं हो सका। जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव ना हो, ऐसा किया गया है, लेकिन कंपनी के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो सका। यानी खुली भर्ती का प्रयास सफल नहीं हुआ 1833 में। ऐसा क्यों हुआ कि कंपनी ने कहा कि आपने मुझसे सारे अधिकार छीन लिए हैं, अब आप अपने ही व्यक्ति को रखोगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे। इसलिए कंपनी ने खुली भर्ती का विरोध किया, तो ये लागू नहीं हो पाया। अब यह भी ध्यान देना है कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए, ऐसा अधिनियम में प्रावधान रखा गया। चार्टर एक्ट 1833 घोषित परंतु लागू नहीं, मतलब दास प्रथा को समाप्त करने के लिए इस चार्टर एक्ट में प्रावधान तो किया गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। 1853 में नियम 5 द्वारा लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया, इसी एक्ट को आधार बनाकर। यानी लॉर्ड एलनबरो ने कहा कि 1833 में यह एक्ट लागू हुआ था, तो उस नियम उसको आधार बनाकर लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में नियम 5 बनाया और उसके द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर जो ये प्रश्न पूछा जाए
कि 1833 में ये प्रश्न पूछा जाए कि दास प्रथा को समाप्त करने के लिए पहली बार एक्ट कब लाया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1833। लेकिन दास प्रथा को समाप्त कब किया गया और कैसे किया गया, तो ये लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया, वो भी नियम 5 द्वारा। ये आपका दो अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग उत्तर देने हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब देखिए, विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया कब, चार्टर एक्ट 1833 में। विधि आयोग के गठन का प्रावधान भी 1833 में किया गया और 1834 में विधि आयोग गठित हुआ। 1833 के एक्ट द्वारा विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, लेकिन विधि आयोग का गठन कब हुआ, 1834 में हुआ और लॉर्ड मैकाले को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। लॉर्ड मैकाले को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए, दंड के कानूनों को संहिताबद्ध करने का उत्तरदायित्व दिया गया इनको, यानी तभी से जो दंड संहिता है उसका निर्माण शुरू हुआ, लेकिन इसका निर्माण हम जाकर के बहुत बाद में देखते हैं। बाद में भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण हुआ। अगर जो आधार पूछा जाए कि किस एक्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता को संहिताबद्ध करने का निर्णय लिया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1833। लेकिन ये पूरी तरह से कब लागू होता है ये हम आगे के एक्ट में आपको बताएंगे। ये एक्ट क्या मतलब, इसके बाद तो अधिनियम ही आएगा, ठीक है ना। तो अब जो है ये हो गया आपका कि यहीं से विधि आयोग का गठन हुआ। और अगर जो पूछे कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा विधि आयोग का गठन हुआ, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 1833। विधि आयोग का गठन कब किया गया, यह प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा 1834। अब आईपीसी एक्ट या आईपीसी दंड संहिता का जो निर्माण किया गया उसको किस एक्ट का आधार बनाकर किया गया, तो भी आपका उत्तर हो जाएगा 1833। साथ ही इसमें एक पॉइंट और है, अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने और रहने की अनुमति इस एक्ट के द्वारा दे दी गई कि जो अंग्रेज हैं उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, वो आकर के भारत में रह सकते हैं। इस तरह से एक्ट कंप्लीट होता है। इसमें कुछ और प्रश्न आए हों प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब हम 1853 का एक्ट पढ़ाएंगे आपको। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट को आपने देख लिया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो गई हैं। अब इस दौरान या इस घटना के दौरान जो अतिरिक्त चीज़ें हैं वो हम इतिहास के पोर्शन में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम केवल संविधान की बात करें कि क्योंकि संवैधानिक विकास का पार्ट है, तो यहाँ पे वही पॉइंट लिए जाएंगे जिनका एक संविधान में रोल है। अब आइए हम बात करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1833 में 20 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। हमने आपको बताया था 1853 के बाद कंपनी का कार्यकाल अब नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 1857 में विद्रोह होता है और 1858 में भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है, तो वो उसका अलग मैटर हो जाएगा 1858 से। अब आइए शुरू करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल की परिषद में 20 सदस्य को स्थायी कर दिया गया। हमने अभी आपको बताया कि 20 सदस्य को स्थायी नहीं किया गया था, मतलब उसे पावर नहीं दिए गए थे, वो मत नहीं दे सकता था, लेकिन अब वो मत भी दे पाएगा। अब इसके पावर को स्थायी कर दिया गया, यानी अब ये स्थायी परमानेंट मेंबर हो गया परिषद का। अब देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और कुल 12 सदस्य की एक परिषद बनाई गई। इसे केंद्रीय विधान परिषद का नाम दिया गया, यानी हम मान सकते हैं कि यहीं से केंद्रीय विधान परिषद का उदय होता है। अब देखिए, यहाँ पे गवर्नर जनरल की 4 संसदीय टीम, अतिरिक्त कितने जोड़े गए, 6 जोड़े गए, तो 6 4 10 ही हुआ ना। इसमें 2 मेंबर और ऐसे जोड़े गए जिनको गवर्नर जनरल नियुक्त कर सकता है। ये 2 कौन नियुक्त करेगा, गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगा। और ये कुल कितने सदस्य हो गए, 12 सदस्य हो गए। तो इस तरह से
6 अतिरिक्त सदस्य को लेकर कुल 12 सदस्य की एक परिषद बनाई गई और इसे ही हमने कहा केंद्रीय विधान परिषद। याद रहे कि अभी इसे इतना पावर नहीं है। 1861 में इसका पावर बढ़ जाएगा, लेकिन इतना अगर जो प्रश्न में पूछ लिया जाए आपसे कि केंद्रीय विधान परिषद का उदय किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का उदय हो गया था। साथ ही कार्यपालिका और विधायिका के पृथक्करण का भी उदय हुआ। अब देखिए, जो गवर्नर जनरल की 4 परिषद है, ये विधायिका हो गई आपकी, और जो 12 सदस्य टोटल हो गई, ये क्या हो गई, ये आपकी कार्यपालिका हो गई। तो अब इन दोनों का पृथक्करण कर दिया गया, मतलब जब कोई विधायिका का कार्य होगा तो केवल यही 4 करेंगे, लेकिन जब कार्यपालिका का कार्य होगा तो ये सब मिलकर करेंगे 12 सदस्य। इस तरह से विधायिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का उदय हुआ, इन दोनों को अलग अलग कार्य करने लगे। अतिरिक्त सदस्य विधि बनाने में सहयोग करेंगे। याद रहे, जो 6 अतिरिक्त सदस्य हैं ये विधि बनाने में सहयोग करेंगे। ये जो 6 अतिरिक्त सदस्य हैं ये विधि बनाने में सहयोग करेंगे, लेकिन ये जो विधि बनाएंगे इसे गवर्नर जनरल माने या ना माने, ये उसके ऊपर डिपेंड कर दिया गया। गवर्नर जनरल की स्वीकृति से यह विधि या एक्ट बनेगा और गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर रहेगी। अब देखिए, जैसे राष्ट्रपति जब किसी बिल पे साइन करता है तभी वो एक्ट बनता है, तभी वो नियम बनता है, उसी तरह से गवर्नर जनरल जब वो जो सदस्य विधि बनाएंगे और जब वो जीजी का साइन हो जाएगा, गवर्नर जनरल का साइन सिग्नेचर हो जाएगा, तभी उसे हम विधि मानेंगे। लेकिन इसके लिए गवर्नर जनरल को कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप इस पर साइन कीजिए। उसकी इच्छा, अगर जो साइन करना चाहे तो करे, वो विधि बनेगा, अतः नहीं तो वो विधि नहीं बनेगा। और इसके पास अब वीटो पावर हो गई। एक चीज़ और, विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर होगी। विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती प्रारंभ हो गई यहीं से। याद है 1833 हमने बताया था कि ये भर्ती तो लागू की है, लेकिन कंपनी ने रोक दिया था। लेकिन अब कंपनी के पावर को धीरे धीरे कम करना था, इसलिए इस प्रतियोगिता को प्रारंभ कर दिया गया। कहाँ, कब से, 1853 के एक्ट से। लेकिन ये विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती थी, सभी की भर्ती नहीं थी। विशिष्ट सिविल सेवक की जो भर्ती थी उससे प्रारंभ किया गया। अब देखिए, निदेशक मंडल, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। विशिष्ट ये जो निदेशक मंडल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमने आपको बताया था 1773 से ही ये सदस्य कितने थे, 24 थे। लेकिन अब इनकी संख्या 6 घटा दी गई। कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। और जो जिसमें से इन 18 में से 6 ब्रिटिश क्राउन द्वारा भरे जाएंगे। 6 ब्रिटिश क्राउन भरेगी। पहले 24 के 24 कहाँ से आते थे, आपको पता है कि जो 1000 पाउंड से ज़्यादा लगाता था शेयरधारक था वो चुनता था। पहले 500 फिर 1000 कर दिया गया था। लेकिन अब उसमें से जो 6 मेंबर हैं, उन 6 मेंबर को कौन चुनेगा, ब्रिटिश क्राउन द्वारा भरा जाएगा उसे। कंपनी का लाइसेंस जो 20 वर्ष के लिए बढ़ना था, उस लाइसेंस को नहीं बढ़ाया गया, अर्थात समय का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया कि ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और उसके पहले ही 1857 में इंडिपेंडेंस, पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है और 1858 में भारत सरकार अधिनियम आ जाता है। साथ ही साथ अब देखिए, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर जनरल दोनों है। तो यहाँ से ये हुआ कि भाई बंगाल का शासन करने के लिए किसी और को दे दीजिए, और क्योंकि उसके पास कार्य ज़्यादा हो जाता है भारत के गवर्नर जनरल के पास, तो इसके लिए बंगाल का एक प्रशासक नियुक्त किया गया, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति बंगाल के प्रशासन के लिए की गई। साथ ही साथ इसके बाद आपको पता है कि जो राजलेखक कंपनी के लिए जो नियम कानून बनते थे वो समाप्त हो जाएंगे। तो इसे हम अंतिम चार्टर एक्ट कहते हैं, क्योंकि 1858 से ब्रिटिश क्राउन के दिन भारत हो जाएगा तो भारत सरकार अधिनियम वहाँ से आने लगेगा।
तो इसलिए इसे हम अंतिम चार्टर एक्ट कहते हैं। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, तो 1853 का चार्टर एक्ट ही अंतिम चार्टर एक्ट था। अब इसमें से ये जो केंद्रीय विधान परिषद है आपका, ये एक संसद की तरह कार्य करेगी। अब संसद की तरह कार्य करेगी। इस तरह से 1853 का एक्ट भी समाप्त होता है। कैसा लगा आपको मेरा क्लास? यदि इसमें कोई ऐसा अतिरिक्त प्रश्न आया है जो हमने आपको ना पढ़ाया हो, या जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, हम बार बार ये कहते हैं कि उसमें को आप किसी भी पेपर को देने जा रहे हैं, चाहे वो पेट हो या लेखपाल हो, आप साल पेपर देखिए विभिन्न कंपटीशन में जिसका आप परीक्षा देते हैं, उस कंपटीशन को आप देखिए और चेक कीजिए कि जो टॉपिक पढ़ाया गया उससे अतिरिक्त प्रश्न भी कहीं आए हुए हैं। अगर जो आए हैं तो उसे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब अवश्य आपको देंगे, या तो कमेंट में ही दे देंगे या उसके ऊपर एक अलग से क्लास बना लेंगे, वहाँ पे आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी या जो परीक्षा आप दे रहे हैं उसकी तैयारी आपकी इतनी अच्छे से हो कि कम से कम 90% प्रश्न आपको यहीं से मिल जाए, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता ना हो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आपसे यही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।